नमस्ते दोस्तों, वैल्यू एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनके वैल्यूएशंस क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं और एंड में हम देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ये इनका एक बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग है। उनके बिजनेस में ब्रोकिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि उन्होंने अभी एनबीएफसी भी चालू की है। तो हम उनके बिजनेस सेगमेंट के बारे में थोड़े देर के बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मुझे आपसे डिस्कस करना है कि उनके प्रमोटर्स कौन है और ये कंपनी कैसे चालू की थी। तो उनके प्रमोटर जैसे कि रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल ये दोनों हैं। तो उन्होंने ये कंपनी 1987 में चालू की थी। रामदेव अग्रवाल उनके को फाउंडर है और मोतीलाल ओसवाल उनके फाउंडर है। तो जब भी उनको बीएसई से लाइसेंस मिला था ब्रोकिंग का, तो उन्होंने ये कंपनी चालू की थी। उसके बाद में 2000 साल में उनको डेरिवेटिव्स ट्रेड करने का भी लाइसेंस मिला, तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में डेरिवेटिव चालू किया। 2006-7 में वो डेरिवेटिव्स एक्चुअली वो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया। उसके बाद में उन्होंने प्राइवेट असेट मैनेजमेंट भी चालू की और 2010 में उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड चालू किया जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है। और अभी हाल ही में उन्होंने एनबीएफसी चालू की थी 2015 के अराउंड। तो ये उनके प्रमोटर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो और उनके जो को फाउंडर है रामदेव अग्रवाल, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ और उनसे मैं काफ़ी चीज़ें सीखा भी हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे वो एनालिसिस करते हैं। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में उनको काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 30 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है और उनका रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग है। तो उनका जो उन्होंने काफ़ी अपने रिसर्च भी पोस्ट किए हैं जिसको पढ़ के मैंने काफ़ी उनसे सीखा है। आप पीछे देख भी सकते हो कि वो वन ऑफ द मेरे गुरु है जिनके साथ जिनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। तो और उन्होंने अपना खुद का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 0 से 1000 करोड़ तक उन्होंने बनाया 30 सालों में। और इसका वन ऑफ द रीज़न एक ही है कि उनका रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग है और वो खुद भी एक सीए है, तो उनको पता है कि उनके बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है और बिजनेस मॉडल कैसे एनालाइज करना है। और मैं भी उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो मुझे वो दोनों प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली उनके जो रेवेन्यूज है वो 3 बिजनेस सेगमेंट से आते हैं। पहला हो गया उनका ब्रोकिंग बिजनेस, दूसरा है उनका असेट मैनेजमेंट और तीसरा है उनका एनबीएफसी का बिजनेस। तो हम हर एक बिजनेस थोड़े डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि उनका पहला है ब्रोकिंग बिजनेस, जिससे उनको 34% के रेवेन्यूज आते हैं। उनके असेट मैनेजमेंट बिजनेस से उनको 30% के रेवेन्यूज आते हैं और उनके एनबीएफसी सेगमेंट से उनको 24% के रेवेन्यूज आते हैं। उनके बाकी भी थोड़े छोटे छोटे सेगमेंट्स है जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, बट हम लोग मोस्टली ये 3 जो मेजर सेगमेंट्स है उनके एनबीएफसी, उनका असेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उनका जो फर्स्ट सेगमेंट है ब्रोकिंग का, तो उन्होंने वो 1987 में चालू किया था जब उनको बीएसई से लाइसेंस मिला था। और उनके अभी ऑलमोस्ट 9.5 क्लाइंट्स है जिसमें रिटेल क्लाइंट्स है और जिसमें वो अपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो 2018 में उनके 1.2 लाख एक्स्ट्रा क्लाइंट इसमें ऐड हुए थे। और आप देखोगे तो उनका लास्ट 5 ईयर्स में जो उनके एक्टिव क्लाइंट्स है वो ऑलमोस्ट 26% का उसमें ग्रोथ आया है। उनके जो ये ब्रोकिंग बिजनेस में वो जैसे कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए, करेंसी के लिए और कमोडिटीज़ के लिए उनके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है और वो उसकी ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके ऑलमोस्ट 46% जो वॉल्यूम्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसके आते हैं और बचे हुए जो है वो ऑफलाइन से आते हैं। इसके अलावा वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनका 2018 तक का उनका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास, 7500 करोड़ के आसपास है। और 2018 में उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये सेगमेंट में 71% है। और 2018 के जो सेल्स है वो 3500 करोड़ से और उसमें ग्रो ऑलमोस्ट 91% से वो लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली ग्रो हुआ था। अभी हम उनके असेट मैनेजमेंट सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो असेट मैनेजमेंट यानी उनका बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, वो असेट मैनेजमेंट के अंडर आता है। और उसके अलावा वो थोड़े जो प्राइवेट इक्विटी जो रहते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो रहते हैं वो भी करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा उनका सेगमेंट मुझे लगता है।
और फिलहाल उससे अराउंड 30% के रेवेन्यूज उनको आ रहे हैं। और ये फी बेस्ड उनका ये रहता है, सेगमेंट है। यानी उनका एक एक उससे उसमें से पार्ट है, एक फी बेस्ड है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड है। जो म्यूचुअल फंड रहता है वो फी बेस्ड है, यानी आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करे या ना करे उनको उतना फीस मिलता है। बट मोतीलाल ओसवाल ये कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनका रिसर्च बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको मार्केट में ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उनका दूसरा जो है पीएमएस, उसमें वो थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड भी फीस चार्ज करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एफडी का रेट सिर्फ अराउंड 7 to 8% है। और उससे ज़्यादा कुछ मीन्स गेन मिलता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 4, 4.5, 5% के आसपास है। तो आप नेट रिटर्न्स देखोगे आफ्टर टैक्स रिटर्न्स, तो ऑलमोस्ट वो फ्लैट ही है, कुछ ज़्यादा आपको उसमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स नहीं मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे जाके और एफडी और इसके रेट्स कम हो जाएगी जैसे इंडिया ग्रो होगा। और लोग प्रीफर करें कि ज़्यादा इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो रियल इस्टेट और गोल्ड के लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें कुछ अप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिलता नहीं है जितना इक्विटी मार्केट में पोटेंशियल है। और इंडिया आगे जाके ग्रो होगा तो उसके साथ ही स्टॉक मार्केट और पर्टिकुलर स्टॉक्स भी ग्रो होंगे। तो ये उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस सेगमेंट है, ऐसा मुझे लगता है कि जो आगे जाके जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और मोतीलाल जो ओसवाल जैसे जो प्लेयर्स है वो असेट मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड से और प्राइवेट इक्विटी से, पीएमएस लेके भी, तो वो भी उनके साथ अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। तो फिलहाल इनका मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 2% है पूरे मार्केट का। ये ऑलमोस्ट 35-36 thousand करोड़ की टोटल इक्विटी मैनेज करते हैं। और ये सिंगल प्लेयर मार्केट में ऐसा है कि जो मोस्टली सिर्फ इक्विटी में ही उनके म्यूचुअल फंड से वो डेट करते ही नहीं है, क्योंकि वो मीन्स उनका ये स्लोगन है कि सिर्फ इक्विटी ही करना है। क्योंकि इक्विटी में जितनी ग्रोथ है वो ग्रोथ कोई भी अलग सेगमेंट में नहीं है, और वो इक्विटी को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो इक्विटी करते हैं। अभी हम उनके एनबीएफसी सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो उनका जो एनबीएफसी सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट अभी 24% के रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उन्होंने ये सेगमेंट 2015 में चालू किया था, जिसका नाम है एस्पायर, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए लोन्स देता है। और उनका जो एवरेज लोन साइज है वो अराउंड 9 lakhs के आसपास है। तो उनका जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो उसके 2018 के जो सेल्स है वो अराउंड 1500 करोड़ के थे। और उनका टोटल लोन बुक जो है वो 4900 करोड़ के आसपास है। और उनके जो ग्रॉस एनपीए है वो 4.5% अराउंड है। और हाल ही में ये थोड़े बढ़ गए थे, और इसीलिए स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ गया था। इसलिए हम देखेंगे इसके बारे में थोड़े डिटेल में, क्यों, क्या एग्जैक्ट रीज़न था इसका और क्यों ये आ गया था। बट मुझे लगता है कि इनके जो ये एचएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है एनबीएफसी, तो आगे जाके काफ़ी इसके अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इंडिया में हर एक को घर लेना होता है तो उसके लिए लोन लगता है। बट हमें देखना है कि प्रमोटर्स कैसे है, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा तो काफ़ी जो एनबीएफसीज है वो ऑलमोस्ट काफ़ी करेक्ट हो गई है, 50, 60, 70% भी करेक्ट हो चुके हैं। डीएचएफएल जैसा स्टॉक आपने देखा होगा तो कि काफ़ी गिर गया है वो। तो हमें इसमें देखना है कि उनके प्रमोटर्स क्या है, उनकी एक्चुअल में लोन बुक कैसी है, कितने एनपीएस है, आगे जाके वो कैसे ग्रो हो सकता है, और उनके जो प्राइस टू बुक वैल्यूज़ क्या है। तो ये सारे जो एनबीएफसीज थे वो 1-1.5 साल के पहले 7, 8, 9 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहे थे, और तभी भी काफ़ी लोग ने उसमें बाय किया था। बट मुझे लगता है वो राइट टाइम नहीं था तभी बाय करने का। अभी आप बाय कर सकते हो सिलेक्टेड एनबीएफसीज को जो जिसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी है, और आपको लगता है कि उनका फ्यूचर उसमें अच्छा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोतीलाल ओसवाल स्टॉक काफ़ी अभी अच्छे लेवल्स पे है, और ये मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने ये स्टॉक अराउंड 600 लेवल्स के आसपास बाय किया था बीच में, अभी जब भी वो करेक्शन हुआ था। और मैं मैनेजमेंट के बारे में कुछ आई मीन काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसे प्रमोटर्स है, और उनके उनकी इंटीग्रिटी के कुछ इश्यूज नहीं है। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं ये स्टॉक मेरा प्लान है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो देखते हैं कि एनबीएफसी सेगमेंट कैसे टर्न अराउंड होता है नेक्स्ट क्वार्टर्स में।
तो और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी इसके बारे में। अभी हम देखते हैं कि ये मोतीलाल ओसवाल स्टॉक अराउंड 1400 के लेवल से 600 रुपीज़ तक क्यों गिर गया था, वो उससे नीचे भी चला गया था, अराउंड 570 560 ये लेवल्स भी उसने दिखाए थे। तो उसका रीज़न क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया, उसका एक रीज़न है कि उनकी जो एनबीएफसी की सेगमेंट है उसमें नेट जो उनके ग्रॉस एनपीए है वो काफ़ी बढ़ गए थे, अराउंड 4.5 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे वो। और उसका रीज़न है कि उनकी जो रिकवरी सिस्टम है वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसीलिए उनको उसमें थोड़ा लॉस हो गया था। रिसेंट के आपने जो क्वार्टर्स देखोगे आप, Q2 Q3 2019 के, तो उसमें उन्होंने लॉस बुक किया है वो सेगमेंट में। बट उसके बाद में मैनेजमेंट ने जो प्रमोटर्स है उन्होंने एनबीएफसी सेगमेंट की पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी और अभी नई मैनेजमेंट लाई है। और मैं प्रमोटर्स के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वो मे भी उन्होंने ये उनकी मिस्टेक्स थी बट उन्होंने पर्पसफुली नहीं किया है। कोई भी जो बिजनेस रहता है वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, कुछ उसमें उसके बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसका स्टॉक नीचे गिरेगा। और मुझे लगता है कि जब भी मैनेजमेंट अच्छी रहती है और स्टॉक जब भी गिरता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको वो बाइंग करने के लिए। तो बीच में जब ये स्टॉक नीचे गिर गया था तभी मैंने उसको मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया है और मैं उसको वैसे ही होल्ड करता रहूँगा क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी है। तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके सेल्स थोड़े अभी ठीक हो जाए, क्योंकि बीच में इन्होंने सेल्स अपने काफ़ी कट डाउन कर दिए थे क्योंकि उनको अपना इंटरनल जो सिस्टम है वो इम्प्रूव करना था। तो वो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ये इमीडिएटली 1-2 दिन का ये काम नहीं है। तो 1-2 क्वार्टर्स के बाद में हमें उनके रिजल्ट दिखने मिलेंगे और स्टॉक भी अभी थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, उसके 700-750 के लेवल्स के आसपास आ गया था। बट उससे कुछ ज़्यादा हमें लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म बेट है और जब तक कंपनी में कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते तब तक मैं ये स्टॉक नहीं सेल करूँगा। अभी हम ये स्टॉक के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमें ये जब हम एनालिसिस करते हैं या वैल्यूएशंस करते हैं कोई भी स्टॉक का बाय करने के पहले, तो हमें इनके फ्री कैश फ्लोज देखने होते हैं। बट जब भी ग्रोइंग स्टॉक रहते हैं तो उनके फ्री कैश फ्लोज प्रेडिक्ट करना फ्यूचर में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हमें उनका पहले बिजनेस मॉडल देखना है और बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो ही उनके फ्री कैश फ्लोस या उनका वैल्यूएशंस करने के लिए हमें आगे देखना है। उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं होगा तो आगे देख के कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके उतने कैश जनरेट नहीं कर सकेगी या उनके सेल्स उतने नहीं होंगे। तो स्टॉक कितना भी चीप या एक्सपेंसिव होगा तो वो बाय करके इतना हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही हाई ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। उन्होंने अराउंड 50-55% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी लास्ट 3 सालों में। बट आपको जैसे मैंने मेंशन कर किया कि अभी वो स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गया है। उनका एक इशू था एनबीएफसी का, और जो दूसरा इशू है कि वो उनका जो प्रोडक्ट्स है म्यूचुअल फंड्स के और प्राइवेट इक्विटी असेट मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से लिंक्ड है। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर का थिंकिंग ये रहता है कि जो जब भी मार्केट ऊपर रहता है वो उतना ज़्यादा बाइंग करते हैं, और जब भी मार्केट गिर जाता है तो तभी वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो इसके वजह से मोतीलाल ओसवाल जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के सेल्स भी थोड़े कम हो जाते हैं और उनके जो इनफ्लो रहता है वो भी कम हो जाता है, इसलिए उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो ये दूसरा रीज़न था स्टॉक गिरने का। तो बट मुझे लगता है कि ये आगे जाके जैसा मार्केट ग्रो होगा, जैसे एफडी के रेट्स कम हो गए आगे जाके, तो इनके काफ़ी इन्फ्लोज बढ़ जाएंगे। इंडिया जैसे ग्रो होगा तो उनके म्यूचुअल फंड्स के जो स्कीम्स है वो भी ग्रो होंगे मार्केट के साथ। तो फिलहाल ये स्टॉक अराउंड 35 के पी के आसपास अवेलेबल है। ये थोड़ा ओवर वैल्यू लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि उनके थोड़े बीच में एनबीएफसी के भी प्रॉब्लम हो गए थे जो एस्पायर है। तो मैं ये स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, पर मैं अभी ये लेवल पे मैंने बाय नहीं किया था। मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया, मैं 600 के आसपास पे लेवल पे ये ऐड किया हूँ, और उसके नीचे भी जाता है। अभी सपोज अभी कुछ 700 के आसपास चालू है, पर नीचे जाता है 600 के, तो मैं और ऐड कर सकता हूँ ये स्टॉक को। आप आपका रिसर्च करके डिसाइड कीजिए आपको ये ऐड करना है या नहीं। ये मेरा कुछ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। बट मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका एनबीएफसी आप अब तक कुछ ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। उन्होंने मैनेजमेंट पूरी चेंज की है उसकी। मैं प्रमोटर्स के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वो प्रमोटर ने उन्होंने रामदेव अग्रवाल जो है उन्होंने खुद ने मार्केट से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक के उन्होंने कमाए हैं, और उनका बिजनेस भी असेट मैनेजमेंट से ही लिंक्ड है। और उनके जो स्टॉक्स है मैंने देखे उनके म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स वो होल्ड कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है और उन्होंने ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई है।
उन्होंने ऑलमोस्ट निफ्टी को हर बार बीट किया है। अभी फिलहाल ये जो ईयर है उसमें थोड़ा उन्होंने लैगिंग परफॉर्मेंस दिखाया था, बट वो ठीक है क्योंकि हर ईयर आप निफ्टी को बीट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल आप 3 या 5 साल के ड्यूरेशन में निफ्टी को बीट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे अल्फा जनरेट होता है। और मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट ये जो कंपनी है, तो उन्होंने लॉन्गर पीरियड में निफ्टी को हर टाइम बीट ही किया है। तो मैं ये स्टॉक के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसको ऐसे ही फ्यूचर में होल्ड करता रहूँगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिलते रहे। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।